नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक देश एक चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति इस पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुकी है। एक देश एक चुनाव को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश की गई है। बता दें कि रामनाथ कोविंद के पैनल ने 191 दिनों में यह रिपोर्ट तैयार की है। इस पैनल को 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। पिछले सितंबर में बनी समिति को संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं को तलाशने का काम सौंपा गया था। दरअसल एक देश एक चुनाव के पीछे दलील दी जाती है कि भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। इसमें लोकसभा से लेकर पंचायत सदस्य तक के चुनाव शामिल किए गए। बार बार आचार संहिता लागू होती है। सुरक्षा बलों, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को बार बार ड्यूटी पर लगना पड़ता है। इसके अलावा विकास के काम भी रुकते हैं। सरकार को बार बार खर्च करना पड़ता है। इन सभी अलग अलग चुनावों की जगह एक बार में चुनाव हो, इसके पक्ष में केंद्र सरकार खड़ी दिखी है। हालांकि आगे का रोड मैप क्या होगा, इस पर सरकार को फैसला लेना है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनमें पंजाब के मौजूदा विधायक और मंत्री हैं। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में बिना इंडिया गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रही है। पंजाब के जिन मंत्रियों को आपने लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है, उनमें अमृतसर से मौजूदा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, बठिंडा से गुरमीत सिंह, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत, हेयर और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह हैं। बता दें कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से 1 सीट जीती थी। तब संगरूर से भगवंत मान ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भगवंत मान सूबे के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने 8 और एनडीए ने 4 सीटें जीती थी। देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चयन समिति ने इनकी नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति जताई है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति की बैठक हुई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बता दें कि चयन समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। निचले सदन में फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं। चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति में शामिल अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कमेटी में सरकार बहुमत में है। मैं कुछ भी कहूं, सरकार जो चाहेगी वही होगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में शामिल विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कमेटी में सरकार बहुमत में है। मैं कुछ भी कहूं, जो सरकार चाहेगी वही होगा। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि यह बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है। कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए, अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है। संक्षिप्त साथ यही है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में नेताओं का पारा भी इस वक्त बढ़ा हुआ है। नेता अपने लिए जगह तलाश रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस से निलंबित सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि परनीत कौर पंजाब की शाही सीट पटियाला से 4 बार कांग्रेस की सांसद रही। बीजेपी परनीत कौर को पटियाला से चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि वो बीते 25 सालों से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ये 30 सालों में पहला मौका होगा जब भाजपा का कोई उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ेगा। पंजाब के 2 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने सांसद परनीत कौर को 3 फरवरी 2023 को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद भी परनीत पति कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रमों में शामिल होती रही और तब से ही ये तस्वीर स्पष्ट हो गई थी कि लोकसभा चुनाव के करीब आकर परनीत बीजेपी का दामन थाम लेंगी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हूं। खुशी है मुझे, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं लोकतंत्र में, लोकसभा में और विधानसभा में मैंने काम किया है, अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। और आज वो समा आ गया है जिसमें सबको एकत्र होके जो सबसे बढ़िया हमारे देश को, देश में, विदेशों में ऊंचा कर सके, तरक्की हो सके,
जो हमारे बच्चों का जो कल है उसको बेहतर बना सके, वो देखकर मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुखी हैं अपनी सारी टीम के साथ, और हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पिछले लगभग 10 सालों के लिए, उनके कामों को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर, जैसे अभी विकसित भारत चल रहा था प्रोग्राम, क्या क्या गरीब से गरीब और इंडस्ट्री तक उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं और हमारे जो आगे लेके गए हैं हमारे देश को। गोंडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। गोंडा में 4 निर्माणाधीन फ्लाईओवर का लोकार्पण शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोंडा के टॉमसन कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहीं सीएम के दौरे से पहले जिलाधिकारी नेहा शर्मा और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कार्यक्रम के बाद गोंडा से बलरामपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में भाजपा नीति योगी सरकार के आने के बाद में विकास के नए नए सोपान गढ़े जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज गोंडा आकर योगी आदित्यनाथ जनपद वासियों को 1689 करोड़ 46 लाख की एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में किसान आंदोलन की अगली भूमिका तय की जाएगी। किसान महापंचायत हरियाणा और पंजाब से 50,000 से अधिक किसान पहुंच गए हैं। किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी पर गारंटी को लेकर है। किसानों ने एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही किसान कर्जमाफी, पेंशन और बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों पर कर्ज और मुकदमे वापस लेने की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। महापंचायत आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद है। इस वक्त आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की तादाद में कई हजार किसान आए, क्योंकि देखा जाए तो काफी लड़ाई लड़ते हुए किसान आज दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। क्योंकि 10-15 दिन पहले की बात किया जाए तो सिंघू बॉर्डर, खनानी बॉर्डर, कई जगह ऐसे आंदोलन छिड़े थे जिसमें जवान और किसान सड़कों पर थे, गोली बारूद भी चले थे। लेकिन आज किसान अपनी मांग को लेकर रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। क्या इनकी सरकार कब मांगे सुनेगी? क्योंकि देखा जाए तो कई मुद्दे हैं, आप लोग कई मुद्दे लेकर यहाँ पर आए हैं। आज सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से मांग तो यही है कि जो हमारी एक साल पहले यहाँ संघर्ष हुआ, 1.25 साल बैठे रहे यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे, जो मांगे उन्होंने मानी थी वो लागू नहीं की, वो हमारी मांगे लागू कर दी जाएं। किसान मजदूर जो कि अपनी मांगे वो चाहता है मनाने के लिए वो पूरी कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग कैसे किस रास्ते से आए, कैसे आना पड़ा? क्योंकि आप लोगों ने पहले कहा था मैं ट्रैक्टर लेके आऊंगा, लेकिन कहीं प्रशासन की बात ये परमिशन नहीं मिला, फिर आप लोग पहले तो हमें आज मालूम हुआ यहाँ आकर भी हम भारतवासी नहीं है। हम यहाँ आकर मालूम हुआ भारतवासी नहीं है। हमारी 8 जगह चेकिंग हुई है, हमारी 8 जगह चेकिंग, 2 घंटे लगे, 8 जगह चेकिंग है। भारत सरकार को हमसे क्या खतरा है? भारत को खिलाने के लिए 70% किसान मजदूर है, किसान है। भारत को क्या खतरा है हमें से? 2 घंटे 8 जगह चेकिंग में 2 घंटे परेशान किया गया हमें। हम भारत के वासी नहीं हैं। जे भारत आजाद हुआ 90% कुर्बानियों पंजाब की हैं। 90% 123 में से 92 पंजाबी फांसी पर चढ़े। आजाद कराने के लिए सबसे आगे हम आज हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, जगह जगह हमारे चेक करके, हमारा नाम लिख कर, चेक करके, गाड़ी नंबर लिख कर परेशान कर रहे हैं हमें। आज हमें मालूम हो गया हम भारतवासी नहीं है। हम दुख है, हमारे पूर्वजों ने ये भारत देश की आजाद क्यों कराया, हमें दुख है आज। तो आप लोग देखिए, इनकी एक कहीं ना कहीं इनकी आंखें भी भर आई, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि अगर आज़ादी की लड़ाई किए थे सबसे पहले भगत सिंह ने फांसी पर झूले थे। क्या आप लोग सरकार से क्या आप लोग मनवा के ही वो बात जाएंगे? भाई जी हम मांगने नहीं आए, हम बताने आए हैं उनको। भाई हमें ऐसे वैसे मत देखो, हम बताने आए हैं। नहीं हम यहाँ गुट्ठा दे देंगे जैसे पहले दिया। 2024 इलेक्शन लोकसभा चुनाव बताएंगे उनको, सभी को बताएंगे 24 में। उसको लेकर क्या कहेंगे 2024 इलेक्शन को लेकर? लोगों को बोलना चाहते हैं हम। पंजाब में सफाया, हाँ, इस बीजेपी का पंजाब में इस बार ही पहले भी था, इस बार जमा सफाया पंजाब हरियाणा में
बिल्कुल सफाया तो होगा। जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर आप पंजाब से दिल्ली तक रखे, क्या वो लड़ाई जारी रहेगी? मोर्चा देखो कितना है, मोर्चे में देखा ना मोर्चा कितना लोग हैं यहाँ से। आज मोर्चा बचा देगा पूरे भारत को भी क्या हो रहा है। अभी तो पीछे हजारों की तादाद में 50,000 किसान बॉर्डरों में रोका खड़ा है। तो आप साफ तौर से इनकी कहीं ना कहीं जो 7 मांगे हैं उसको लेकर लगातार डटे हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? पंजाब में अटारी से। आप लोगों की क्या मांगे हैं? अटारी बॉर्डर से आए हुए हैं। हाँ, हम पहले भी आए हैं, महापंचायत में आते रहते हैं। तो क्या जो महापंचायत में आपकी जो मांगे हैं, क्या लगता है आज सरकार उसको पूरा कर देगी या मनवा के ही जाएंगे आप लोग यहाँ से? नहीं, पूरा नहीं कर रही, तभी तो बार बार आना पड़ता है, इसीलिए परेशान करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि वो जो एमएसपी की गारंटी की मूल लागत है उसको फिर सरकार हामी भर दे? एमएसपी सपोर्ट प्राइस सही दे, फिक्स करे तो किसान खुश है। हर चीज़ का, दूध का, गेहूं का, चावल का, दालों का, सब्जियों का। किसान घाटे में जा रहा है, इसलिए किसान को बहुत कर्जा चढ़ चुका है, ना कर्जा माफ हुआ है, तो किसान परेशान है, मजबूर हो गए घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे लेके सभी यहाँ आए हुए हैं महापंचायत में। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, इधर की देखिए हिस्सा, कि जो देखिए कम से कम लाखों की तादाद में, कई हजारों की तादाद में यहाँ पे किसान मौजूद हैं और ये पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। क्योंकि साफ तौर से कहीं ना कहीं बात किया जाए कि इनकी जो मांगे हैं, एमएसपी की मांगे हैं, स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया जाए और साथ ही साथ जो इनके ऊपर कर्जा, जो इन्होंने कर्जा लिया था सरकार की तरफ कहीं बैंक से, उसको भी माफ किया जाए। और जो मृतक किसान हुआ है, अभी खनैनी बॉर्डर पे किसान की मौत हुई थी एक युवक की, उसको लेकर मुआवजा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई लोग मांगों को लेकर आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं पंजाब किसान यूनियन का जिला प्रेस सकत्तर हूँ। हम जिला बठिंडा गांव महाराज से आए हैं। आप लोग एमएसपी की मांग को लेकर कई दिन बॉर्डर पर लड़े, आज रामलीला मैदान आए हो, तो क्या आप लोगों की मांगे सरकार पूरा करेगी? देखो, सरकार ने वादा किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, तो हम तो आश करते हैं, क्योंकि सरकार लोगों की माई बाप होती है। हम उनको पुकार करते हैं। पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया भी हम जो किसान हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। हम आशाबंद हैं भी सरकार हमारा जो मसला हल करेगी। आप कहाँ से आए हुए अंकल जी? तो आप लोग साथ में ही हैं। तो आप देखिए, लड़ाई आखिर लड़ी जा रही है कि सरकार और किसान के बीच एमएसपी को लेकर इनकी जो लागत है उसको कब दिया जाएगा सरकार द्वारा। आखिर ये लड़ाई कब तक, क्योंकि देखा जाए लगभग साल से 1.5 साल तक लड़ाई लड़ी जा रही है। कई जगह अभी 10-15 दिन बॉर्डर पे भी लड़ी गई वहाँ, लेकिन आज जो किसान की महापंचायत हो रही है, हम आपको इधर भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे महापंचायत चल रही है। महापंचायत के बाद क्या निर्णय निकल के आता है उसको लेकर सारे जो संगठन आए हुए, लगभग देखा जाए तो किसानों का 100 संगठन यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद ही पता चलता है आखिर किसानों की एमएसपी को लेकर सरकार क्या वादे करते। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव भी पास में, कहीं ना कहीं सरकार को झटका भी न लगे, सरकार इसका भी पूरा तरीके से ध्यान रख रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के दौरे पर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद हैं और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता देने के बारे में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीनों देश इस्लामिक गणराज्य हैं। जो लोग अपना देश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भारत में आए, उनकी रक्षा करना हमारी संस्कृति और कर्तव्य है। ममता बनर्जी जैसे लोग रोहिंग्याओं को आश्रय देते हैं और उनके लिए शरणार्थी का दर्जा चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति है। उनके दर्शन करके मेरा सौभाग्य था। मैंने कुछ अपनी बात कही, कुछ उनकी भी सुनी, और ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की अगुवानी में यही प्रक्रिया है। मैं भी जा रहा हूं अपने 2 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करने, क्लस्टर के अंतर्गत। आज सुबह महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मिट्टी को प्रणाम किया मैंने, और यहां बुद्धिजीवियों से बात किया। तो हमारी जीत आश्वस्त है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहे हैं। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जीत आश्वस्त है, फिर भी ढिलाई कोई नहीं। सम्मेलन करने की ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें एनडीए को लार्जेस्ट नंबर ऑफ पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन 400 का आंकड़ा नहीं पा रहा। 77 सीटें यूपी में दिखाई जा रही हो मेगा ओपिनियन पोल में। सर्वे होता है ना, अभी वेट करिए ना। सर्वे और एक्चुअल में तो अंतर होता है ना। कहा गया था सर्वे में कि क्या कि आप छत्तीसगढ़ हारिएगा, मध्य प्रदेश निकल पाइएगा नहीं। मैंने कहा था जीतेंगे, जीत गए ना। तो एक होता है सर्वे,
सर्वे वालों का सम्मान, एक होता है एक्चुअल। हर घर में, हर फुटपाथ पर मोदी जी को जिताने का संकल्प है, रिजल्ट देखिएगा। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा है कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में केंद्र ने आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि जारी की है। 2021 में बंगाल चुनाव हारने के बाद आपने बंगाल के 11 लाख से अधिक आवास लाभार्थियों को वंचित कर दिया है। हम पीएम मोदी को चुनौती देते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए बंगाल सरकार को वितरित धनराशि यदि कोई हो तो उसके लिए श्वेत पत्र लाए जाए। Today's newspapers are flooded with advertisement of the union government and Prime Minister Narendra Modi. False statements, misleading, and of course fabricated. Well, they claim that about 4.89 lakh houses have been sanctioned for the state of West Bengal. They have sanctioned. Where is the money? Gone? Disappeared in thin air? Pradhan Mantri, in your public rallies, too, you have claimed that 42,000 crores have been released in the last 3 financial years for the state of West Bengal. Don't you recollect that we wrote a letter on 14 December 2022 to ask you whether you would release the funds or not? Are you in receipt of the letter? Yes or no? You have actually deprived 11.36 such Awas Yojana houses. You have deprived houses to the rural poor. You have actually not given. And here you are advertising that you've given money for 4.89 lakh houses. This is false. We are asking for a white paper from Honorable Prime Minister. Let us have a white paper. Let us have your transaction details of the money that you have sanctioned. Why can't you address a press conference and mention that these have been given to the state of West Bengal for the financial years 2020, beginning from 2020. Up till 23-24. We challenge you to do this. But actually you will not, because you are behaving like a zamindar. Now zamindars can lie, can get away with lies. Nobody to ask. Nobody to protest, you thought. But Trinamool Congress is protesting. What about the Manrega funds? Those have been stopped. Actually, you are depriving 59 lakh beneficiaries who have worked in Manrega. This scheme has stopped in the state of West Bengal. And you continue to talk about corruption, saying that there has been corruption in Bengal in the Manrega scheme. And we are continuously reiterating that what happened in Madhya Pradesh, 75% of the Manrega funds were unutilized. Social audit, barely 3%. But not a rupee has been stopped for Madhya Pradesh. What about Uttar Pradesh? The highest number of fake job cards are in Uttar Pradesh, but not a penny has been stopped to Uttar Pradesh. So what do you prove? You are proving that wherever there is a BJP government in any state of India, money will not be stopped for Manrega and for the housing for the rural poor. But because Trinamool Congress is here in West Bengal as the ruling party and you lost in 2021, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर के रामनिवास बाग मंच पर चल रहे रंगोत्सव में उक्त विचार व्यक्त कर रही थीं और जहां उन्होंने कहा कि रविंद्र मंच की एक शानदार विरासत रही है और यहां ढांचागत व्यवस्थाओं का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए यहां भव्य रूप से कला संस्कृति के आयोजन और रंगमंच की शानदार विरासत पुनर्जीवित हो सके। इसके बाद लोकल कलाकारों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कई कलाओं का नियमित रूप से मंच प्राप्त हो पाएगा। इसके लिए रंगमंच का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगली बार यहां रंगोत्सव जैसे बड़े स्तर पर आयोजन किए जाने का क्रम निरंतर जारी रखने के प्रयास किए जाएंगे। डूंगरपुर में जिला मुख्यालय पर नागरिकों के एक दल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पड़ोसी की छत पर लगे मोबाइल टावर को हटवाने की गुहार लगाई। दरअसल मोहल्ले के कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इसमें जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मोहल्ला वासियों ने बताया कि मोहल्ले में एक मकान मालिक ने मकान की छत पर मोहल्ले वासियों के विरोध के बावजूद 2 दिन में टावर लगवा दिया। इसके बाद से मोहल्ले वासियों ने टावर से निकलने वाले रेडिएशन से शारीरिक और मानसिक नुकसान होने वाले और टावर के गिरने का नुकसान होने का अंदेशा जताया और जल्द से जल्द टावर को उस मकान की छत से हटाए जाने की मांग की है। किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया? सर, हम यहाँ पे कलेक्टर साहब से मीटिंग करने आए थे, हमारे ज्ञापन देने के लिए आए थे।
तो क्या हुआ, हमारे उधर बाजार में घनी आबादी में एक टावर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हमको यानी कि ये डर है लोगों को कि कहीं मतलब कुछ बीमारी हो जाए रेडिएशन से या कुछ भी टावर गिर जाए, यूँ खतरा लग रहा है। इसकी वजह से हम यहाँ पे साहब से मिलने आए थे और ज्ञापन दिया है। आपका नाम? मेरा नाम नीता पंचाल है सर। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां बोलेरो और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया, जहां से एक घायल को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपने रावतसर थाना क्षेत्र के अंदर मेगा हाईवे पर धन्नासर और रावतसर के बीच में अभी कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना हुई है, भीषण सड़क दुर्घटना ट्रक और बोलेरो के बीच में, जिसमें 4 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए, जिसमें 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 2 में से 2 लोग घायल हुए, जिनमें एक गंभीर रूप से जिसका प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ जिसको रेफर किया गया। जो ये लोग हैं प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है, चूरू के निवासी हैं, चूरू जिले के, और ये लोग खेतरपाल जी के यहाँ धोख देने के लिए सुबह रवाना हुए थे। रास्ते में जो घटनास्थल देखते हैं और मौके की जो चीज़ें देखते हैं, उससे प्रथम दृष्टया ये चीज़ें सामने आई है। ओवरटेक और नींद का जो कारण है बोलेरो चालक का, वो कारण रहा एक्सीडेंट का। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें और अधिक सामने आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।